हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 22 और 23 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। कल संडे था, क्लास आ नहीं पाई थी और कल की क्लास आज हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं एक एक कर महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन बिंदुओं पर चर्चा करें। खास बात आज यहाँ पर यह है कि जो हमारे पीपीटी बनाने वाले एडिटर थे वो अवकाश पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश का जो कंटेंट था वो नहीं लगा हुआ, लेकिन आपको जो मैटर मिलेगा पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। तो पीडीएफ के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी और जो हिंदी मीडियम के उनके लिए भी, ठीक है। लेकिन आप करंट अफेयर यहाँ पर देखा जाए क्लासेस जो है वो मिस ना हो, इस वजह से देखा जाए तो यहाँ पर मैं हिंदी में क्लास खुद से ही स्वयं से पीपीटी बनाकर लेकर आया हूँ। आप लोग पढ़िए और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। चर्चा करते हैं यहाँ पर देखा जाए तो 18 फरवरी 2026 को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स दिल्ली में भारत फ्रांस एआई स्वास्थ्य परिसर का उद्घाटन किया है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में या फरवरी 2026 में भारत फ्रांस एआई स्वास्थ्य परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया, ठीक है। तो याद रखना एम्स दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इमैनुअल मैक्रों के द्वारा जो फ्रांस के राष्ट्रपति है और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा, ठीक। सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है और कैसे सवाल पूछा जा सकता है, आइए मैं एक बार सवाल बता भी देता हूं कि यहां से अगर सवाल बनना हुआ तो किस प्रकार से सवाल बनेगा। एक सेकंड, ठीक है। यहां पर देखिए जो भारत फ्रांस एआई स्वास्थ्य परिसर है, प्रश्न पूछेगा प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन रहेगा भारत फ्रांस एआई स्वास्थ्य परिसर का शुभारंभ मुंबई में किया गया। दूसरा कथन क्या रहेगा, यहां पर देखें जो दूसरा कथन है, इसका शुभारंभ पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा किया गया, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन आपसे कहेगा कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। फिर ऑप्शन देगा आपको केवल एक, यहां पर ऑप्शन बी रहेगा केवल दो, ऑप्शन यहां पर सी रहेगा ऑप्शन सी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, और ऑप्शन डी रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ठीक। तो सवाल आपसे परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाएगा, इसी प्रकार से सवाल बन सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत फ्रांस एआई स्वास्थ्य परिसर का शुभारंभ मुंबई में किया गया, इसका शुभारंभ पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पिछले 2 सालों से जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो अब स्टूडेंट्स के माइंडसेट से खेल रहा है, ठीक है। होता क्या है कि आप प्रश्न पढ़ते हैं और सीधे खाली यही सोचते हैं कि वो सत्य ही पूछ रहा होगा, क्योंकि जो पीवाईक्यू आपने देखे सब में खाली सत्य पूछा है, लेकिन अब वो असत्य पूछना स्टार्ट कर दिया कि कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पर देखिए जो भारत फ्रांस एआई स्वास्थ्य परिसर है, इसका शुभारंभ मुंबई में तो नहीं किया गया है, कहां पर किया गया है, दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है, साथ ही साथ इसका शुभारंभ पीएम मोदी यहां पर लिखा हुआ है और फ्रांस के राष्ट्रपति, तो पीएम मोदी नहीं है, किसके द्वारा, जो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा है,
ठीक, जेपी नड्डा और इमैनुअल मैक्रों के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर हमारा दोनों कथन असत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ना कि ऑप्शन सी सही होगा। इसी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं, यह परिसर एम्स, आईआईटी दिल्ली और सोरबोन विश्वविद्यालय और पेरिस मस्तिष्क संस्थान के बीच एक रणनीतिक गठबंधन है। यहाँ पर देखा जाए, जो सोरबोन विश्वविद्यालय पेरिस स्थित दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, जो विज्ञान और मानविकी के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो ये संस्था स्थापित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मस्तिष्क स्वास्थ्य और वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों में अंतः विषय अनुसंधान को बढ़ावा देना है, ठीक है। यह परिसर केवल एक शोध केंद्र नहीं बल्कि एक एकेडमिक हब होगा, जहां दोनों देशों के शोधकर्ता और छात्र एआई के स्वास्थ्य अनुप्रयोगों पर मिलकर काम करेंगे, ठीक है। इस दृष्टिकोण से ये आपकी परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ किस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो याद रखिएगा कि भारत फ्रांस एआई स्वास्थ्य परिसर, इसकी स्थापना कहां पर, एम्स दिल्ली में की गई है। चलिए आगे चलते हैं। हमारी अगली खबर क्या है, यहां पर देखा जाए, हमारी अगली खबर है अगरतला में प्रथम संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2026 का आयोजन, ठीक है। प्रथम संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2026, इसका आयोजन कहां पर, अगरतला में। चलिए चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए पॉइंट्स क्या है। 20 फरवरी 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के अगरतला में संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया है और त्रिपुरा में पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में पूर्व तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से देखा जाए 20 राज्यों के लगभग 3000 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। मुख्य चर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बीच सेतु बनाने पर केंद्रित रहा, ठीक है। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी आप सर्वम एआई, ठीक, सर्वम एआई ये बहुत चर्चा में है। यहां पर देखा जाए तो ये जो इसका एलएलएम मॉडल है ना, एलएलएम मॉडल, ये एलएलएम मॉडल जो है ये चैट जीपीटी और जो गूगल है इसको भी टक्कर दे रहा है। आप जाइएगा अभी सर्च करिएगा सर्वम एआई और इंडस बाय सर्वम एआई, ये उसका चैटबॉट है, आप सर्च करिए और ट्राई करके देखिएगा मेरे कहने पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखा जाए आगे क्या खबर है। इस अवसर पर राजभाषा भारती का पूर्वोत्तर विशेष अंक जारी किया गया और राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन हेतु 80 क्षेत्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे। तो आपको याद रखना है कि जो प्रथम संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, अगरतला में किया गया था और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, अमित शाह के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। यहाँ पर देखा जाए बिहार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और नक्सलवाद पर जो हमारा लक्ष्य है 2026 मार्च 2026 तक, ठीक है, ये हमारा लक्ष्य था कि मार्च 2026 तक भारत से जो नक्सलवाद है इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। इस लक्ष्य को याद रखिएगा। और सवाल आपकी परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा है, ठीक है, मेंस एग्जाम में यहां से सवाल जो आंतरिक सुरक्षा है, जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा वाला टॉपिक जहां पे दे रखा है उसमें नक्सलवाद से संबंधित पॉइंट अब जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था वो हम लक्ष्य में कहां तक पहुंचे हैं, कब लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रीलिम्स के तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया था कब निर्धारित किया गया था। तो 31 मार्च 2026 तक हमारा लक्ष्य था। उस दृष्टिकोण से देखें तो बिहार जो है अब ये पूरी तरीके से नक्सल मुक्त राज्य भी बन चुका है, ठीक है। दशकों पुरानी जो उग्रवाद था इसका औपचारिक अंत भी हो गया है। तो इस दृष्टिकोण से ये जीएस पेपर 3 के लिए, ठीक है, ये जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो आंतरिक सुरक्षा और नक्सलवाद की समस्या यहां पर देखा जाए तो ये आपके निबंध के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार स्पेशल जो बिहार प्रीलिम्स परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है, देखा जाए 72वीं बीपीएससी, डेट पूछ सकता है क्योंकि बिहार को डेट से प्रेम है, बिहार पीसीएस को डेट से मोहब्बत है। जो वो बहुत से दिनांक होते हैं डायरेक्टली पूछ सकता है, पूछता है, आप पीवाई को उठा के देखेंगे डायरेक्टली पूछा हुआ है। तो चलिए चर्चा करते हैं, खबर क्या है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 19 फरवरी 2026 को आधिकारिक घोषणा की कि बिहार अब पूरी तरीके से नक्सल मुक्त राज्य बन गया है। यह घोषणा मुंगेर के डीजीपी जो डीआईजी हैं राकेश कुमार ने अंतिम सक्रिय नक्सली कमांडर सुरेश कोड़ा द्वारा भारी मात्रा में हथियार जिसमें AK-47, AK-56 इत्यादि शामिल थे उनके आत्मसमर्पण करने के बाद किया गया, ठीक है। यहां पर देखा जाए जो सुरेश कोड़ा था, इसका नाम याद रखिएगा, ये नक्सल कमांडर था और अंतिम सक्रिय नक्सल कमांडर था ये, इसने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। चलिए चर्चा करते हैं आगे। सुरेश कोड़ा जमुई मुंगेर बेल्ट में सक्रिय अंतिम बड़े स्तंभ में से एक था। उसके आत्मसमर्पण से नक्सलियों का संगठित ढांचा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, ठीक है।
यहां पर देखा जाए ऑपरेशन शैडो और ऑपरेशन ऑक्टोपस, ये दो ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा। निबंध में आपसे पूछा जाता है या फिर जो जीएस पेपर 3 है वहां पर देखा जाए जो आंतरिक सुरक्षा का टॉपिक दे रखा है उसमें अगर पूछा जाता है तो ये दो पॉइंट्स आप मेंशन करिएगा, ये आपका वैल्यू एडेड मटेरियल भी है, ऑपरेशन शैडो और ऑपरेशन ऑक्टोपस। ठीक है, यहां पर देखा जाए ऑपरेशन शैडो और ऑपरेशन ऑक्टोपस जैसे विशेष कार्रवाई ने बूढ़ा पहाड़ और चक्रबंधा जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों को नक्सलियों के कब्जे से मुक्त भी कराया। वर्ष 2012 तक राज्य के 23 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन रणनीतिक अभियानों और सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के कारण देखा जाए अब राज्य में कोई भी सशस्त्र नक्सली समूह सक्रिय नहीं है। यह सुरक्षा और शांति बहाली की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि भी है बिहार के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो बिहार अब पूरी तरीके से नक्सल मुक्त राज्य बन गया है। चलिए आगे चलते हैं, हमारी अगली खबर क्या है। यहाँ पर देखा जाए भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम के मध्य चावल आपूर्ति हेतु ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ठीक है, 18 फरवरी 2026 को भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसके बीच में भुखमरी उन्मूलन हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत होगा क्या, इसके तहत जो FCI है यानी कि भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अगले 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में 2 लाख टन चावल की आपूर्ति करेगा। कितना, 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी, FCI के द्वारा की जाएगी। और इसके लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। यहाँ पर देखा जाए 31 मार्च 2026 तक के लिए चावल की कीमत 2800 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है, जबकि आगामी वर्षों की कीमतें आपसी सहमति से तय होंगी। यहाँ पर देखा जाए यह पहल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य जो जीरो हंगर का सतत विकास लक्ष्य है ना, जीरो हंगर, ठीक है, भुखमरी का अंत, इसको प्राप्त करने की दिशा में भारत का एक बड़ा योगदान होगा। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है, रोम इटली में है। याद रखिएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पर है, रोम इटली में है। और खास बात यह है कि 2020 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। चलिए आगे चलते हैं, मेरी परंपरा मेरी विरासत कार्यक्रम। यहां पर देखा जाए महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, चर्चा करते हैं। 19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में मेरी परंपरा मेरी विरासत विषय पर एक दिवसीय सत्र आयोजित किया गया। इसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से किया गया है। ठीक है, मेरी परंपरा मेरी विरासत कार्यक्रम जो था इसका आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। एक दिवसीय कार्यक्रम था और खास बात यह है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो पंचायती राज मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों जो अनुसूचित क्षेत्र है उनकी जनजातीय विरासत का डॉक्यूमेंटेशन करना तथा डिजिटल संरक्षण करना था। झारखंड 26 जनवरी 2025 के बाद छत्तीसगढ़ इस पहल को अपनाने वाला दूसरा राज्य बना है। यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके जो जनजातीय विरासत है उनका डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटल संरक्षण सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, झारखंड ने स्टार्ट किया था 26 जनवरी 2025 से। और अब देखा जाए जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है इस पहल को अपनाने वाला। छत्तीसगढ़ की 42 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट परंपराओं को संरक्षित करने हेतु यह परियोजना एक रणनीतिक ढांचा तैयार करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारी अगली खबर क्या है, अगली खबर है क्रिकेट से। यहां पर देखा जाए अंतरराष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के बारे में चर्चा करें तो भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध दूसरे T20 मैच में उतरते ही अपने करियर का 256वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। यानी 356वां मैच खेलकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। यहां पर देखा जाए वह अब महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन है, उनका नाम है हरमनप्रीत कौर, भारतीय कप्तान। चलिए देखते हैं, इस उपलब्धि के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड की अनुभवी खिलाड़ी जो सूजी बेस्ट है, ठीक, सूजी बेट्स, इन्होंने 355 मैच खेले थे। सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड अब तक इनके नाम था, लेकिन अब देखा जाए किसके नाम हो गया है, अब हो गया हरमनप्रीत कौर के नाम। देखा जाए तो हरमनप्रीत कौर T20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में 3000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने अपने कप्तानी में भारत को बकिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में हुए थे यहां पर रजत पदक भी दिलाया था और साथ ही साथ देखा जाए 2017 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हमारी अगली खबर क्या है,
कुक स्ट्रेट पार करने वाले पहले एशियाई पैरा तैराक। यहां पर देखा जाए कुक स्ट्रेट जो न्यूजीलैंड में पड़ता है, इसको पार करने वाले पहले एशियाई पैरा तैराक कौन है, चर्चा करते हैं। भारतीय पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने न्यूजीलैंड के चुनौतीपूर्ण कुक स्ट्रेट को तैर कर पार करने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उपलब्धि के साथ वह कुक स्ट्रेट को फतह करने वाले एशिया के पहले पैरा तैराक बन गए हैं, जो दिव्यांगजनों के लिए एक प्रेरणादायक वैश्विक रिकॉर्ड भी है। चर्चा करें, कुक स्ट्रेट अपनी ठंडी जलधाराओं और खतरनाक समुद्री जीवों के कारण दुनिया का सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण जलडमरू माना जाता है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से कुक स्ट्रेट न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को एक दूसरे से अलग करता है। यानी कि जो न्यूजीलैंड है उसका जो उत्तरी द्वीप है और दक्षिणी द्वीप उसके बीच में पड़ता है कुक स्ट्रेट। ठीक है, और ये अपनी ठंडी जलधाराओं तथा खतरनाक समुद्री जीवों के कारण देखा जाए विश्वविख्यात भी है। मध्य प्रदेश के रहने वाले सत्येंद्र सिंह लोहिया को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित तेंजिंग नार्गो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2019 में अमेरिका के जो कैटालिना चैनल था इसको भी पार किया था। ठीक है, कैटालिना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई पैरा तैराक भी बने थे। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा जो सत्येंद्र सिंह लोहिया है उनसे संबंधित, और साथ ही साथ कुक स्ट्रेट पार करने वाले पहले एशियाई पैरा तैराक के बारे में। ठीक है, नाम याद रखिएगा सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये पॉइंट आपके यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एमपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब एमपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, यहां पर देखा जाए एमपी के रहने वाले हैं, इस वजह से देखा जाए तो एमपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मुंबई का प्रथम क्लाइमेट वीक 2026, मुंबई का प्रथम क्लाइमेट वीक 2026, इसके बारे में चर्चा करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुंबई के पहले क्लाइमेट वीक का विधिवत उद्घाटन किया है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रोजेक्ट मुंबई, महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। ठीक है, इस सम्मेलन का मुख्य केंद्र बिंदु देखा जाए सतत शहरी रणनीतियां, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्लोबल साउथ यानी कि जो विकासशील देश है, ठीक है, इनके लिए जलवायु समाधान को खोजना है। विकासशील देशों के लिए साथ ही साथ सतत शहरी रणनीति, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्लोबल साउथ के लिए जलवायु समाधान खोजने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में 1 लाख अतिरिक्त सोलर पंप लगाने की महत्वपूर्ण घोषणा भी की है। अब ये जो पीएम कुसुम के बारे में चर्चा की गई, यहां पर देख लेते हैं। जो पीएम कुसुम है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान इसका पूर्ण रूप है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यहां पर देखा जाए किसके द्वारा की गई थी, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई थी। 2019 में शुरुआत हुई थी। इसका पूरा नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। अब यहां पर जो ग्लोबल साउथ शब्द आया है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो ग्लोबल साउथ है इसका स्टैटिक जीके से संबंधित एक पॉइंट देख लीजिए। यहां पर ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग पहली बार कार्ल ओग्लेस्बी के द्वारा किया गया था। कब, 1969 में। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे हुए सवाल है ये, और भविष्य में फिर पूछेगा। जैसे एआई का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, और जो शब्द होते हैं इंपॉर्टेंट शब्द जैसे ब्रिक्स है, ठीक है, जेम ओनील के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ विकासशील देशों के लिए यूज किया जाता है। और ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो 1969 में कार्ल ओग्लेस्बी के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देशों को संदर्भित करता है। चलिए आगे चलते हैं। लेक विक्टोरिया के बारे में यहां पर देखा जाए, लेक विक्टोरिया है उसका पूरा पानी जो है वो हरा पड़ गया। यूट्रिफिकेशन और पारिस्थितिकी संकट पर चर्चा करते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक विक्टोरिया वर्तमान में गंभीर शैवाल प्रस्फुटन, ठीक है, यहां पर देखा जाए इसके कारण गहरे विषैले हरे रंग में बदल गया है। यह झील 3 देशों केनिया, तंजानिया और युगांडा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, केनिया, तंजानिया और युगांडा की सीमाओं से घिरा हुआ है और नील नदी का मुख्य स्रोत भी है। ठीक है, देखा जाए तो वैज्ञानिकों के अनुसार दशकों से अनुपचारित सीवेज, कृषक उर्वरक का अपवाह और औद्योगिक कचरे के कारण झील में पोषक तत्वों विशेषकर फास्फोरस और नाइट्रोजन की अत्यधिक वृद्धि हुई है। ठीक, यहां पर देखा जाए इस प्रक्रिया को यूट्रिफिकेशन कहा जाता है, जिससे झील में साइनोबैक्टीरिया का प्रभुत्व बढ़ जाता है और माइक्रोसिस्टन जैसे घातक विषैले तत्व सुरक्षा सीमा से बाहर चले गए हैं। ठीक है, यह पारिस्थितिकी संकट लगभग 4.7 करोड़ लोगों के पेयजल, मत्स्य पालन और आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन गया है। चलिए देखते हैं। लेक विक्टोरिया दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है और सतह के क्षेत्रफल के आधार पर सुपीरियर झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, यह झील अफ्रीका रिफ्ट वैली का हिस्सा है, लेकिन अन्य रिफ्ट झीलों के विपरीत यह बहुत उथली, औसतन गहराई यहां पर देखा जाए लगभग 40 मीटर ही है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और खास बात ये हो जाता है जो यूट्रिफिकेशन ये शब्द आया है ना,
यूट्रिफिकेशन, इसको आप सुपोषण भी कह सकते हैं, सुपोषण। और सुपोषण से संबंधित जो सवाल आया हुआ था, सुपोषण आपकी परीक्षा में पूछा कैसे जाएगा, आपकी परीक्षा में जो अभी तक पीवाईक्यू है उसके आधार पर बता रहा हूं। सुपोषण क्या है, सवाल दे देगा, 2 कथन दे देगा, फिर 4 ऑप्शन दे देगा कि केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल पहला दूसरा दोनों सही है, या ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। इसमें आपको टिक करके आना है पहला और दूसरा दोनों सही है, दोनों सही है। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, अब तक ये सवाल 5 बार पूछा गया है, ठीक है, 5 बार ये सवाल आया हुआ है और 5 बार सेम सवाल, कोई भी शब्द भी इधर से उधर नहीं किया है, ठीक, सीधे सीधे पूछ लिया है, थोड़ा सा शब्द इधर उधर हेर फेर हुआ है, लेकिन दोनों कथन वहां पर सही थे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ सुपोषण जो सवाल है, अगर जो आए यूट्रिफिकेशन से सवाल, तो यहाँ पर पहला दूसरा दोनों सही है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखा जाए लार्सन एंड टुब्रो और एनवीडिया द्वारा भारत में संप्रभु एआई फैक्ट्री की स्थापना, चर्चा करते हैं। प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो ने वैश्विक टेक दिग्गज एनवीडिया के साथ भारत में संप्रभु गीगावाट स्तरीय एआई फैक्ट्री विकसित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य भारत के भीतर उद्यमों और राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उन्नत एआई कंप्यूटिंग क्षमता तथा बुनियादी ढांचे प्रदान करना है। चर्चा करें तो ये मॉडल एनवीडिया के शक्तिशाली जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर को लार्सन एंड टुब्रो की विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग विशेषज्ञताओं के साथ एकीकृत करेगा। आगे चर्चा किया जाए, योजना के प्रथम चरण में चेन्नई में 30 मेगावाट और मुंबई में 40 मेगावाट की उच्च क्षमता वाले डेटा सेंटर्स विकसित किए जाएंगे। यह परियोजना भारत की संप्रभु एआई यानी कि सॉवरेन एआई क्षमता को मजबूत करेगी, जिससे संवेदनशील डाटा और स्थानीय भंडारण तथा बड़े पैमाने पर स्वदेशी एआई मॉडल विकास जो है ये सुनिश्चित हो सकेगा। यहाँ पर जो संप्रभु एआई यानी कि सॉवरेन एआई का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि किसी देश में वह क्षमता जिससे वह अपने स्वयं का डाटा, बुनियादी ढांचा और कार्यबल का उपयोग करके स्वयं की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तंत्र विकसित कर संचालित कर सके, ठीक है। इसी उद्देश्य से देखा जाए तो यहां पर लार्सन एंड टुब्रो ने किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, एनवीडिया के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। अब ये जो एनवीडिया है, यहां पर देखा जाए 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार करने, सॉरी 4 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी भी है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखा जाए, चलते चलते आपसे कुछ सवाल है, उन सवालों को उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत फ्रांस एआई स्वास्थ्य परिसर का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो भारत फ्रांस स्वास्थ्य एआई परिसर स्थापित किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मस्तिष्क स्वास्थ्य पर शोध को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी कह रहा है अंतरिक्ष अनुसंधान को विकसित करना, ऑप्शन डी कह रहा है कृषि तकनीक में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिहार को नक्सल मुक्त राज्य घोषित करने की आधिकारिक घोषणा कब की गई, ठीक है। और ये देखा जाए जो आपकी 72वीं बीपीएससी होगी, और जो टीआरई वगैरह के एग्जाम देते हैं, टीचिंग एग्जाम, साथ ही साथ जो बीएसएससी या एईडीओ के एग्जाम देने वाले हैं, उन सब के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार को नक्सल मुक्त राज्य घोषित करने की आधिकारिक घोषणा कब की गई, 18 फरवरी 2026, 19 फरवरी 2026, 20 फरवरी 2026 या 21 फरवरी 2026। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हुए समझौते के तहत भारत अगले 5 वर्षों में कितने चावल की आपूर्ति करेगा, 1 लाख टन, 2 लाख टन, 5 लाख टन या 10 लाख टन, ठीक है। चौथा सवाल है, कुक स्ट्रेट किन 2 द्वीपों को अलग करता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और पश्चिमी तट को अलग करता है, जापान के मुख्य द्वीप को अलग करता है, न्यूजीलैंड के उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीप को अलग करता है, या इंडोनेशिया के द्वीपों को अलग करता है, ठीक है। तो आपको बता रहा है जो कुक स्ट्रेट है बेसिकली वो पड़ता कहां पर है, ये आपको बताना है। 5वां नंबर का सवाल यहां पर देखा जाए, संप्रभु एआई का अर्थ क्या है, विदेशी कंपनियों के द्वारा संचालित एआई, केवल रक्षा क्षेत्र में उपयोग होने वाला एआई, अपने देश का डाटा और संसाधन से एआई प्रणालियों का विकास करना, या केवल शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त एआई, इसको संप्रभु एआई या सॉवरेन एआई कहा जाता है, ठीक है। तो ये है 5 सवाल, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं इन 5 सवालों का, इनका आंसर करिएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ ये क्लास होती है यहीं पर समाप्त। वीडियो को एंजॉय करिए, जो सवाल आपसे पूछे गए उन सवालों को उत्तर दीजिए। और रही बात जो इंग्लिश की पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो कंटेंट यहाँ पर भले ही हिंदी में लगा हुआ है, इसके बाद जो आपको पीडीएफ शेयर की जाती है वो इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग मिल जाएगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिएगा। और आगे जो क्लासेस आएंगी, ठीक है, अभी तो जो हमारे टाइपिस्ट हैं वो अवकाश पर थे, तो इस वजह से देखा जाए तो हमको जो कंटेंट आज मिला वो मैं स्वयं ही आपके लिए बना लेकर आया हूँ।
और संभवतः आगे की जो क्लास होंगी बाइलिंगुअल ही होती रहेंगी। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।